दारोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीविजन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है। उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दारोगा ने कहा, जगी नहीं। रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन तक मना उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में फिर गया। उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा तक क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वही गया था। और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है और यह सब आपका बंगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी दगा दिया। दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निगल जाए। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी साठ गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है। देवीदीन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज्यादा घबराहट दारोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाईकोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ जा छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही। मनो कागज स्याह कर दिए गए। उधार समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपए रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, फिर भी रोज 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग न सफल हुआ। दारोगाजी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश माथातों को, तो दारोगाजी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा ही के सिर मढ़ाब उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था।
ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बदन के सिर गई। दारागा तनज़ हो गए और नायब दारागा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवीदीन भी पहुंचा। जालपा पर फलों की वर्षा हो रही थी और जालपा आदर एवं ई की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया।